हेलो डियर एस्पिरेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू बोधिसत्व पीसीएस। आज से शुरू हो रहा है हमारा नोस्टम द अल्टीमेट करंट अफेयर सीरीज फॉर 70 बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, टोटली बेस्ड ऑन न्यू ट्रेंड्स ऑफ बीपीएससी। इसमें सेक्शन वाइज कवर करेंगे पूरे एक साल का करंट अफेयर्स थ्रू वीडियो लेक्चर एंड पीडीएफ नोट्स। इसमें अगस्त 2023 से अगस्त 2024 तक का करंट अफेयर्स सेक्शन वाइज आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। हर एक एपिसोड में सेक्शन वाइज 4 से 5 महीनों का कंपाइलेशन मिलेगा। इसमें वीडियो लेक्चर सब फ्री है सबके लिए और यू विल गेट इट ऑन आवर यूट्यूब चैनल बोधिसत्व पीसीएस। सेक्शन वाइज प्लेलिस्ट भी बन जाएगा, उस प्लेलिस्ट में जाके पूरे वीडियो को आप फॉलो कर सकते हो। इसके साथ साथ इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आवर पेड वर्जन, दैट मीन्स इसमें आपको पीडीएफ के लिए पेमेंट करना होगा, तो इसका चार्ज है 251 रुपये मात्र। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हो, पेड मेंबर बनना चाहते हो, तो ये हमारा नंबर है 97 170 58 805। इस पे कॉल करके व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए आप इजीली बीपीएससी 70 का संधान कर सकते हो माय डियर फ्रेंड। और आज से शुरू हो रहा है करंट अफेयर्स का पहला सेक्शन जो है हमारा, वह है साइंस एंड टेक। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायनेमिक पार्ट है, जो हमारा मेन यूएसपी है। इसमें आपको करंट अफेयर्स तो प्रोवाइड कराएंगे ही, साथ में इससे संबंधित जो बीपीएससी गेम खेलता है स्टैटिक पोर्शन से, जो कि एफिलिएटेड होता है किससे, करंट अफेयर से, ठीक है। तो इसमें करंट अफेयर्स के साथ साथ इससे संबंधित स्टैटिक पोर्शन भी आपको दिया जाएगा माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेक्चर 1 में हम कवर करेंगे अगस्त 2023 से अक्टूबर 2023 तक के साइंस एंड टेक को। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इफ यू आर न्यू एट माय चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द नोटिफिकेशन माय डियर फ्रेंड। पहला जो हमारा टॉपिक है वो सफेद फास्फोरस हथियार के बारे में है। आपने देखा होगा कि पिछले साल जो वर्ल्ड लेवल के ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ने वाली संस्थाएं हैं, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच द्वारा जो है इजराइल रक्षा बलों के द्वारा गाजा पट्टी पे फास्फोरस बम गिराने की बात करी गई थी। तो ये फास्फोरस बम होता क्या है? फास्फोरस आप सभी ने साइंस में, जनरल साइंस में पढ़ रखा होगा। तो बम क्या होता है माय डियर फ्रेंड? देखिए इसमें हुआ क्या था कि जो ये हथियार बनाया गया था, बम गिराया गया था, ये श्वेत फास्फोरस हथियार था। तो जो व्हाइट फास्फोरस होता है ना, ये एक पायरोफोरिक पदार्थ है। पायरोफोरिक पदार्थ का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर प्रज्वलित हो जाता है माय डियर फ्रेंड। तो ये नहीं पूछेगा बीपीएससी की मतलब किसके द्वारा गिराया गया था। हो सकता है कि पूछ भी सकता है कि श्वेत फास्फोरस हथियार किसके द्वारा यूज किया गया था, लेकिन यदि गेम खेलना चाहे तो ये स्टैटिक पोर्शन से गेम खेल सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय व्हाइट फास्फोरस। तो ये एक पायरोफोरिक पदार्थ है। क्यों है? कि ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर ये प्रज्वलित हो जाता है। और ये बम के रूप में कितना घातक है माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके प्रज्वलित होने पर ना गाढ़ा हल्का धुआं, और इसके साथ ही आप सोचोगे कि चलो धुआं से क्या होता है, क्या ही किसी को हानि होगी, लेकिन जो मेन इसमें हानिकारक जो इसका टेम्पो है वह है 800 डिग्री सेल्सियस का। ये तीव्र ऊष्मा उत्पन्न करता है, तो लोग झुलस जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। तो ये है श्वेत फास्फोरस हथियार से संबंधित हमने क्या करी, जानकारी प्राप्त करी माय डियर फ्रेंड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है हरित हाइड्रोजन। काफी इंपॉर्टेंट है। ब्लू हाइड्रोजन की बात करी जाती है, हाइड्रोजन की, हरित हाइड्रोजन की बात करी जाती है। तो यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन हाइड्रोजन? और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पीडीएफ मिलेगा ये इंग्लिश और हिंदी बोथ मीडियम में मिलेगा। मैं हिंदी मीडियम में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाइलिंगुअल है, इसमें जो कठिन वर्ड है वो इंग्लिश में भी मैं रिसाइट कर दूंगा। तो आप इंग्लिश मीडियम वाले भी हो तब भी आप हमसे जुड़ सकते हो। तो ग्रीन हाइड्रोजन की बात करी जा रही है कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है माय डियर फ्रेंड। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब इसका उत्पादन जो है ना, ये H2O के इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा किया जाता है। और H2O का जब इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जाती है ना, ये नवीकरणीय स्रोत से प्राप्त बिजली के द्वारा संचालित होता है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। आपने देखा होगा कि इसमें एक कैथोड और एनोड लगा हुआ है। तो कैथोड पे ये H2 इकट्ठा हो जा रहे हैं और एनोड पे ऑक्सीजन के अणु जब
पानी का अणु टूटते हैं तो, और यहाँ से हाइड्रोजन को इकट्ठा कर लिया जाता है माय डियर फ्रेंड। तो इस प्रोसेस से जो हाइड्रोजन प्राप्त होता है वह क्या, हमारा ग्रीन हाइड्रोजन, हरित हाइड्रोजन। जल्दी से नीचे कमेंट करके बताओ यदि आपको पता है कि ब्लू हाइड्रोजन क्या होता है माय डियर फ्रेंड। हमारा अगला टॉपिक है इंडिया एआई रिपोर्ट, क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर 70 बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन माय डियर फ्रेंड। बने रहिएगा शुरू से लेके लास्ट तक, फॉर सीरियस एस्पिरेंट फॉर 70 बीपीएससी एग्जामिनेशन। यहाँ पे देखो हो हल्ला मचाना, हमारा केवल हंगामा खड़ा करना हमारा जो मूल उद्देश्य है वो नहीं है। हमारा मूल उद्देश्य है क्या, आपका अपलिफ्टमेंट करना, आपको सिलेक्शन के पाथ पे अग्रसर कराना, और फाइनली आपका जो 70 बीपीएससी का एम है उसका आप संधान कर सको। ये है हमारा अल्टीमेट गोल माय डियर फ्रेंड। तो बने रहिएगा। देखो अभी बीपीएससी का जो वर्तमान टेम्पो है, इसमें बीपीएससी डिमांड करता है कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे अपने आप को स्मार्ट बनाना है, स्ट्रेटजिकली पॉइंट को, टॉपिक को, विषय वस्तु को कवर करना है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो इसी टेम्पो पे बेस्ट ये हमारा करंट अफेयर्स का सीरीज है, इंडिया एआई रिपोर्ट। एआई स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट माय डियर फ्रेंड, सबको पता होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का जनक किसे कहते हैं, नीचे कमेंट करके बताओ, पूछा जा सकता है बीपीएससी के द्वारा। 13 अक्टूबर 2023 को माइटी के द्वारा, अब देखो बहुत सारे लोग मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो सीधे सीधे ये ना पूछ के कि इंडिया एआई रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, पूरा मिनिस्ट्री का पूरा नाम ना देके दे देगा क्या, माइटी दे देगा, माइटी के द्वारा, इस मंत्रालय के द्वारा, इस मंत्रालय के द्वारा। तो आपको पता होना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म भी पता होना चाहिए। ठीक है, इसको बात ध्यान में रखना। ये यूपीएससी ऐसा गेम बहुत खेलता है, यूपी पीसीएस भी ऐसा गेम, ये यू है, यूपी पीसीएस भी ऐसा गेम बहुत खेलता है। नाउ इस टर्म ऑफ बीपीएससी, अब बीपीएससी का टर्म है, अब बीपीएससी ऐसा गेम आपके साथ खेल सकता है। तो इसके लिए तैयार रहिए। माइटी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी माय डियर फ्रेंड, 7 कार्य समूहों के द्वारा इंडिया एआई रिपोर्ट का पहला संस्करण प्रस्तुत किया गया। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, यह रिपोर्ट कृत्रिम एआई इकोसिस्टम के विकास के लिए भारत की रणनीतिक रूपरेखा है। मतलब एआई डेवलपमेंट के लिए, आर्टिफिशियल डेवलपमेंट के लिए जो एक प्रॉपर इकोसिस्टम होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो मान लीजिए वैज्ञानिक हैं, जो इन्वेस्टर हैं इसमें, वो पूरा एक इकोसिस्टम बना के तैयार करके देना। ठीक है, क्यों, देखो इसका लक्ष्य है ना, मुख्य हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य होता है स्किल डेवलपमेंट। कोई भी योजना जब गवर्नमेंट के द्वारा लाई जाती है, तो अगर हम लोक कल्याण की जो बेसिक नीड्स होती है उससे अगर ऊपर उठें, तो हमारा मुख्य उद्देश्य होता है आर्थिक और स्किल डेवलपमेंट। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, लक्ष्य है $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास को कैटालाइज करना, उत्प्रेरित करना माय डियर फ्रेंड। या भारत के इंडिया एआई प्रोग्राम के लिए, भारत और भारत के लिए एआई का अनुरूप है। ठीक है, ये प्रधानमंत्री का मुख्य एक ध्येय है। इसके द्वारा जो है प्रधानमंत्री एआई इकोसिस्टम को बहुत आगे इंडिया में अपलिफ्ट करना चाहते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखना। इंडिया एआई रिपोर्ट रिलीज बाय माइटी। ठीक है, ये पहला संस्करण प्रस्तुत किया गया है, इसलिए यह इसे इंपॉर्टेंट बना देता है माय डियर फ्रेंड। लक्ष्य क्या है, $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था को ट्रिगर्ड करना माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अगला चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है R21 मैट्रिक्स M, क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर 70 बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। यह एक मलेरिया वैक्सीन है, मलेरिया के लिए वैक्सीन है, और स्पेशली ये बच्चों के लिए विकसित किया गया है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, किसके कोलैबोरेशन से, कौन सी ऐसी संस्था है या कोई पार्टिकुलर व्यक्ति है जो इसको विकसित किया है। संस्था है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ध्यान में रखिएगा, ये भी पूछ सकता है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, काफी चर्चा में रहता है सीरम को, मतलब कोविड वैक्सीन के चलते, तो आप ध्यान में रखना ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय माफ कीजिएगा, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे विकसित किया गया है, R21 मैट्रिक्स M माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा करंट पार्ट। नाउ टॉक अबाउट स्टैटिक पार्ट ऑफ दिस करंट अफेयर्स। मलेरिया के बारे में आप सबको पता है कि ये पैरासाइट के द्वारा संक्रमित मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से मनुष्यों में फैलता है, प्लाज्मोडियम के द्वारा। ये क्या है, एक तरीके का प्रोटोजोआ है, और ये आपको पता होना चाहिए कि पी पॉल्सीपेरम और पी वीवैक्स सर्वाधिक खतरा उत्पन्न करने वाली प्लाज्मोडियम परजीवी हैं, पैरासाइट हैं, जिसे मलेरिया सबसे अधिक खतरा, यदि इनसे होता है तो मलेरिया सबसे अधिक खतरनाक हो सकता है।
आपको पता होना चाहिए, हालांकि चंद्रयान 3 के बारे में इसी एपिसोड में हम काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे नोट में मैंने दे दिया है। यदि बीपीएससी थोड़ा बहुत गेम, फैक्चुअल गेम खेलता है तो आपसे पूछ सकता है कि चंद्रयान 3 मिशन कब उतरा था, कब चांद के दक्षिणी ध्रुव पे सॉफ्ट लैंडिंग करी थी। तो ये 23 अगस्त 2023 को दक्षिण ध्रुव के पास उतरा था माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बने रहिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। और अभी तक आप बने हुए हो, आपको हमारा कंटेंट, प्रेजेंटेशन अच्छा लग रहा है तो जरूर आप हमसे जुड़ सकते हो। ये हमारा नंबर है 97 170 58,805। पेड मेंबर के लिए मात्र 251 रुपया जो है इसका चार्ज है माय डियर फ्रेंड। चलिए, तो हमारा अगला टॉपिक है नेक्स्ट TR19। ये भारत के में स्वदेशी रूप से विकसित पहली मानवीयकृत CD19 लक्षित कैंसर टी थेरेपी है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो कैंसर CAR टी सेल थेरेपी क्या है? तो CAR टी सेल थेरेपी इज अ टाइप ऑफ कैंसर इम्यूनोथेरेपी ट्रीटमेंट। इसमें होता क्या है कि ये जो टी सेल्स कहा जाता है ना, ये इम्यून सेल्स होते हैं और ये जेनेटिकली अल्टर्ड होते हैं। ये क्या करता है, कैंसर सेल को खुद से आइडेंटिफाई करता है, लोकेट करता है और इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, तो CAR टी सेल थेरेपी क्या होता है, ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके साथ साथ नेक्स्ट CAR19 क्या है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है वाटर मिल, काफी इंपॉर्टेंट है। वाटर मिल दुनिया का सबसे छोटा फूल वाला पादप है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, थाईलैंड के वैज्ञानिकों के द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पोषण और ऑक्सीजन के स्रोत के रूप में वाटर मिल की क्षमता पे शोध किया जा रहा है। ठीक है, यह एक जड़ रहित और तना रहित पादप है जो जल निकायों पर तैरता है। ठीक है, इसमें या तो स्टेटमेंट बना के दे सकता है बीपीएससी कि वाटर मिल क्या है। इसके साथ साथ ये पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे छोटा फूल वाला पादप कौन है, तो ये वाटर मिल है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, यह प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन का प्रचुर उत्पादक और प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत है। तो वाटर मिल के बारे में आपने जान लिया। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक है रिसक के बारे में। क्वाइट इंपॉर्टेंट रिसक के बारे में। विश्व का प्रथम इंजेक्टेबल पुरुष गर्भ निरोधक है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, पुरुषों में ये गर्भ निरोधक इंजेक्शन है, ये दुष्परिणाम रहित है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा इसको डेवलप किया गया है और विश्व का प्रथम इंजेक्टेबल पुरुष गर्भ निरोधक है रिसग RISUG माय डियर फ्रेंड। इसका क्लिनिकल परीक्षण पूरा कर लिया गया है। यह एक तरीके का नॉन हार्मोनल इंजेक्टेबल गर्भ निरोधक है और एक बार यदि किसी पुरुष को यह इंजेक्शन दे दिया गया तो 13 साल तक गर्भधारण से बचाव किया जा सकता है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो अब औरतें ही क्यों सारे कष्ट को सहें, अब पुरुष भी एक नॉर्मल इंजेक्शन से ये सारी चीजें गर्भ निरोधक के रूप में ये काम कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है डार्क पैटर्न। क्वाइट इंपॉर्टेंट, डार्क पैटर्न ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर मेंस एग्जामिनेशन, प्री एंड मेंस, फॉर मेंस बोथ एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सारी चीजें करंट अफेयर्स के एपिसोड में आप पढ़ोगे ना कहीं प्रीलिम्स के लिए तो आवश्यक है ही, कहीं ना कहीं अपने रिलेवेंसी के अनुसार ये मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ऑलवेज कंसीडर वॉट एवर यू आर लर्निंग फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, करंट अफेयर टॉपिक इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर मेंस एग्जामिनेशन। अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये हमेशा कंसीडर करके चलो कि रिलेवेंसी के अनुसार यदि कोई क्वेश्चन ऐसा पूछता है जिसमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो मैं इसको मेंस में भी लिखने वाला हूँ, डालने वाला हूँ माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो डार्क पैटर्न अपने आप में काफी इथिक्स से संबंधित मामला है और आजकल मार्केटिंग में और सोशल मीडिया के जमाने में इसका काफी ज्यादा यूज हो रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ना, इनको संबोधित एक पत्र के माध्यम से बहुत ही स्ट्रिक्ट आवाज में कहा है कि भैया आपको डार्क पैटर्न यूज नहीं करना है। होता क्या है, डार्क पैटर्न को ये एक अनुचित व्यापार प्रथा माना जाता है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा, और जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है ना, इसके तहत यही अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इसे माना जाता है। डार्क पैटर्न में होता क्या है कि उपभोक्ताओं को मिसलीड किया जाता है, उनको पूर्वाग्रहित किया जाता है, उनका टेम्पटेशन जो है चेंज किया जाता है, उनको टेम्प्ट किया जाता है और वो सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं।
और ये अक्सर मार्केटिंग में किया जाता है माय डियर फ्रेंड। तो इसमें बताया गया है कि डार्क पैटर्न में उपभोक्ताओं को उनके सर्वोत्तम हित में विकल्प न चुनने के लिए बहकाने, विवश करने या प्रभावित करने के लिए डिजाइन और पसंद आर्किटेक्चर का उपयोग करना शामिल है। जैसे बास्केट स्निकिंग होता क्या है कि मान लो कि आप अमेजन, मतलब कोई भी वेबसाइट, मैं अमेजन की बात ही क्यों कर रहा हूं, स्पेशली कोई भी ऑनलाइन स्टोर से आप सामान खरीदने गए, ठीक है, आप सामान खरीद रहे हो, उसके कार्ट में आपने क्या करा, उसके कार्ट में आपने मान लीजिए 5 वस्तुओं को ऐड करा और इसे फाइनल आप खरीदना चाहते हो, तो ये क्या करेगा, बास्केट स्निकिंग के तहत ये 5 रुपये या 10 रुपये का कोई एक छोटा सा प्रोडक्ट या 20 रुपये का एक कोई छोटा सा प्रोडक्ट आप इसमें ऐड कर देगा। तो जब आप फाइनल चेकआउट करोगे तो आपको ज़्यादा प्राइस का अंतर भी नहीं पड़ेगा, और यदि अंतर भी पड़ जाएगा ना, तो ये साइकोलॉजी होती है ह्यूमन की। आप सोचोगे कि अरे भैया चलो जहाँ 5,000 रुपये मैंने पे किया वहाँ पे 20 रुपये और दे देने से क्या हो जाता है, 5,000 20 रुपया आप दे के चले आओगे, ठीक है। लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसका जो उपयोगिता है आपके लिए ना, हो सकता है कि एकदम नल एंड वॉइड हो माय डियर फ्रेंड, ठीक है। लेकिन जो ये प्रोडक्ट है वो मार्केट के द्वारा बेच दिया गया है, इसको क्या बोलते हैं, बास्केट स्निकिंग। कृत्रिम तत्कालिकता प्रोवाइड कराई जाती है। आजकल आप देख रहे होंगे जो भी प्रोडक्ट बेचा जाता है, या मतलब टेक्नोलॉजी के जमाने में एक कृत्रिम तत्कालिकता उत्पन्न की जाती है आपके सामने कि 5 मिनट के लिए है ये ऑफर, यदि 5 मिनट में आप इसे खरीदे नहीं तो ये पूरा ऑफर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। या शॉर्टेज दिखा दिया जाता है, कृत्रिम तत्कालिकता या कृत्रिम शॉर्टेज भी इसे बोल सकते हो। वो आर्टिफिशियल रूप से कि मान लो कि कोई फोन है, कोई फोन कंपनी फोन लॉन्च कर रही है, उसके पास 5 लाख वो क्या कर रही है, या 50,000 उसने पीस तैयार किया है, लेकिन पहले लिस्टेड करेगी कितना, 500 का, 500 सेल आउट कर देगी और कह देगी खत्म हो गया स्टॉक, अब 1 महीने बाद आएगा, ठीक है। तो ये इससे क्या होता है, आपके टेम्पटेशन को जगाया जाता है, और ये इसे बोलते हैं कृत्रिम तत्कालिकता माय डियर फ्रेंड, जो कि सही नहीं है, इसे अनफेयर माना जाता है क्योंकि ये आपके साइकोलॉजी के साथ खेलता है। इसके साथ साथ कन्फर्म शेमिंग, अरे भैया क्या आप इसका लाभ लेना नहीं चाहते हो, ऐसा बताया जाता है, ऐसा दिखाया जाता है कि यदि आप इसका लाभ नहीं लोगे, कोई प्रोडक्ट है आप उसको खरीद के पहनोगे नहीं, तो आप एक पिछड़ा हुआ अपने आप को समझोगे, इसे बोलते हैं कन्फर्म शेमिंग। इसके बाद सब्सक्रिप्शन ट्रैप, ऐसा होता है कि मान लीजिए किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, OTT प्लेटफॉर्म में आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, ठीक है, मान लीजिए आपको कोई मतलब धारावाहिक देखनी है, या कोई कॉमेडी देखनी है, कुछ भी देखना है, या वेब सीरीज देखनी है, तो मान लीजिए कि आपने 500 रुपये में सब्सक्रिप्शन ले लिया 3 महीने का, ठीक है। अब सब्सक्रिप्शन ट्रैप ऐसे होगा कि ये क्या होता है, UPI सेल्फ पेड होता है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो यदि आप 5 महीने के बाद आप इसे सस्टेन नहीं करना चाहते हो, आगे नहीं निकलना चाहते हो, तो अनसब्सक्राइब का जो ऑप्शन होता है ना, वो काफी जटिल होता है, ठीक है। तो आप सोचते हो कि अरे छोड़ो भैया, आलस आ जाता है, नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी है, आप प्रोकास्टिनेट कर देते हो, चलो अगले मंथ कर लेंगे, तब तक पता चले 500 रुपया फिर से आपके अकाउंट से कट गया और 3 महीने के लिए आप बंद गए फालतू के, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखना, दीज ऑल आर द टाइप ऑफ डार्क पैटर्न के उदाहरण हैं माय डियर फ्रेंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनवर्स वैक्सीन DNA पर आधारित होती है, यह वैक्सीन यह स्वाभाविक रूप से कुछ अणुओं को शरीर के लिए अहानिकारक रूप में चिन्हित करती है, और यह अंग स्व प्रतिरक्षी बीमारियों को हमले से बचाते हैं, तो इसे बोलते हैं इनवर्स वैक्सीन, ठीक है। इनवर्स वैक्सीन के बारे में जान लिया। अब ये IC से 19 पढ़िए, या IX पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, ये शोधकर्ताओं ने गैस से निर्मित यूरेनस और नेपच्यून के भीतर चरम वातावरण में उत्पन्न उच्च घनत्व वाली बर्फ की खोज की है। तो IX-19 क्या है, यूरेनस और नेपच्यून में उपलब्ध उच्च घनत्व वाली बर्फ है यह, ठीक है। छोटा सा क्लिक बिट है। आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पे चलते हैं माय डियर फ्रेंड, बने रहिएगा शुरू से लेके लास्ट तक। प्रोजेक्ट कुइपर काफी इंपॉर्टेंट, इसमें काफी चूजी हो के काफी प्रिसाइजली टॉपिक को चूज किया गया है कि जो BPSC के लिए अच्छा खासे मतलब अपना महत्व रखते हैं, तो इसको शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखना। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हो, आपको कंटेंट समझ में आ रहा है, प्रेजेंटेशन अच्छा लग रहा है, तो जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। प्रोजेक्ट कुइपर यह जो है अमेजन के द्वारा ये प्रोजेक्ट लाया गया है। इसके तहत अमेजन क्या करेगा, 3236 सैटेलाइट को तैनात करने की योजना है। और इस योजना मतलब अमेजन क्यों कर रहा है ये मतलब
एक तरीके से पब्लिक वेलफेयर के लिए और सोसाइटी के लिए जो लोअर स्टार्टअप लोग हैं उनके लिए कुछ नहीं कर रहा है, ऐसा मत सोचना। चैरिटी के लिए कुछ नहीं कर रहा है। इस परियोजना का जो प्राथमिक उद्देश्य है ना, ये वैश्विक स्तर पर 10 मिलियन से अधिक वंचित समुदायों को तेज और किफायती इंटरनेट पहुंच प्रदान करना है। ये वंचित समुदायों के ना मतलब का मतलब ये मत समझना कि जो बहुत ही जो देखो मार्केट कैसे काम करता है, मार्केट काम करता है बाइंग कैपेसिटी पर। बाइंग, जिसके पास ये मान लीजिए ये 10 रुपये का भी इंटरनेट दे रहे हैं, तो जिसकी बाइंग कैपेसिटी होगी 10 रुपया वहीं तो प्रोवाइड कर पाएगा। वंचित समुदाय का मतलब ये हुआ कि जो लोग इंटरनेट तक जिन लोगों की पहुंच अभी नहीं है, ठीक है। तो ये चैरिटी नहीं है माय डियर फ्रेंड, ये टोटल प्रॉफिट पे काम करता है। मार्केट ऑलवेज रन्स ऑन प्रॉफिट माय डियर फ्रेंड। यूपीएजी माय डियर फ्रेंड, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा कृषि सांख्यिकी के लिए एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब देखो आप ये सोचोगे कि स्टैटिक्स के लिए क्यों ऐसा लॉन्च करा गया है, तो देखो हमेशा भी न्यू प्लान बनाने के लिए, स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आपको स्टैटिक्स की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए बीपीएससी मेंस में डेटा इंटरप्रिटेशन दिया रहता है, ताकि आप डेटा को खंगाल सको और उसका रियल जो आउटकम्स है उसके बारे में जान सको कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है और आने वाले समय में हमें कैसे कैसे स्टेप लेना चाहिए। तो यूपीएजी में इसी तरीके का कुछ प्रयास किया गया है, लॉन्च बाय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ठीक है। इस पोर्टल पर फसलों की कीमत, उत्पादन क्षेत्र, उपज और व्यापार संबंधी डेटा को मानकीकृत किया जाएगा और इस प्रकार यह डेटा आधारित निर्णय लेने में मदद करेगा और जो बिग डेटा एनालिसिस है, उन्नत विश्लेषण ये प्रदान करेगा माय डियर फ्रेंड, यूपीएजी, ठीक है। समझ लिया, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है तमारा, डेवलपमेंट एंड कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ इंटेलिजेंट वाटर बॉडी मैनेजमेंट सिस्टम, IBWMS, जिसे हम तमारा नाम दे रहे हैं माय डियर फ्रेंड। ये इंटेलिजेंस पे आधारित क्या है, एक मैनेजमेंट सिस्टम है, इंटेलिजेंट वाटर बॉडी मैनेजमेंट सिस्टम, जो जिसको पता होगा कि कैसे वाटर का ट्रीटमेंट करना है। इस पहल के अंतर्गत जल की गुणवत्ता को प्रबंधित करने के लिए सेंसर और इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित तकनीकी का उपयोग किया जाता है। तो तमारा आपको पता चल गया, इंटेलिजेंट वाटर बॉडी मैनेजमेंट सिस्टम है बेस्ड ऑन IoT। IoT स्टैंड फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और ये स्मार्ट होगा, सेंसर पे आधारित होगा और ये खुद पता लगा लेगा कि भैया कैसे इसका वाटर की गुणवत्ता जो है कैसे हमें मेंटेन करनी है, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है स्कीजोस्टैचियम अंडामिकम, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, वैसे मतलब इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जा सकता। ये पूछा जा सकता है कि स्कीजोस्टैचियम अंडामिकम क्या है। ये एक तरीके का स्थानिक बांस का पौधा है माय डियर फ्रेंड। भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय के द्वारा भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण को स्कीजोस्टैचियम अंडानिकम के प्रयोग से निर्मित पुनः प्रयोज्य पुआल और उसके निर्माण से संबंधित पेटेंट प्रदान किया गया है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो देखो बांस से आधारित और बांस की प्रजातियां तो नॉर्थ ईस्ट में सरकार जो है बहुत ही ज़्यादा इस इंडस्ट्री को डेवलप करने की कोशिश करी जा रही है। तो ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल में लिख सकते हो और सीधे सीधे यहाँ से फैक्चुअल प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि स्कीजोस्टैचियम अंडामिकम क्या है, अंडमानिकम क्या है। तो ये एक तरीके का स्थानिक बांस का पौधा है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक 2023। काफी इंपॉर्टेंट है, क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर 70 बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान के द्वारा इसे जारी किया गया है, ठीक है। भारत को यदि वायु प्रदूषण की दृष्टि से देखें तो इसे सबसे अधिक स्वास्थ्य बोझ का सामना करना पड़ रहा है ड्यू टू द एयर पॉल्यूशन माय डियर फ्रेंड, ड्यू टू द एयर पॉल्यूशन। और भारत में एयर पॉल्यूशन इतना ज़्यादा क्यों होता है? देखो भारत एक विकासशील देश है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है जो कि अनप्लान्ड, बहुत सारे शहरों में देखोगे, गाँव में देखोगे, लोग अनप्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर करते हैं, ठीक है। तो ये अनप्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। वायु पोल्यूशन हो रहा है ड्यू टू द पॉल्यूशन, मतलब इंडस्ट्री पोल्यूशन के वजह से भी साथ में जो उपभोक्तावादी संस्कृति है ना, ये भारत में बढ़ रही है और लोगों का इनकम बढ़ रहा है, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रहा है, लोगों का कंजम्पशन बढ़ रहा है। लगभग हर एक के घर में अब एसी हो जाते हैं, सबके यहाँ गाड़ियाँ हैं, 2 चक्के वाली, 4 चक्के वाली, तो सब गाड़ी से ही मैनूवर करने का प्रयास करते हैं, तो उससे भी
जो एयर रिलीज होता है वो क्या होता है, पॉल्यूटेंट के जैसे एक काम करता है, तो इससे वायु पॉल्यूशन जो है बढ़ता है। इसमें बताया गया है कि जो भारत का सबसे प्रदूषित क्षेत्र है ना, वो नॉर्दर्न प्लेन है। नदर्न प्लेन है, इंडिया का नदर्न प्लेन है भारत का सबसे प्रदूषित क्षेत्र, मतलब उत्तरी इलाका। आपने देखोगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हो रहा है, इसके साथ साथ एग्रीकल्चरल लैंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। आप पंजाब हरियाणा में आप देखते होंगे कि पुआल जलाया जाता है, जब धान वगैरह कटती है तो पुआल पराली जलाई जाती है, जिससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है। और दिल्ली जैसे शहरों में तो गैस चैम्बर ये बन गया है आजकल, ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना। इसमें दिल्ली के बारे में बताया गया है, स्पेशली माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये विश्व का सबसे प्रदूषित मेगा सिटी है, जिसका वार्षिक औसत कण प्रदूषण जो है लगभग 126 या 126 माइक्रोग्राम मीटर प्रति क्यू है। WHO के दिशा निर्देश से ये 25 गुना अधिक है। और ऐसा बताया जा रहा है कि यही काम यदि सस्टेन रहता है, यही मतलब यही स्टेटस रहता है आगे आने वाले कुछ समय में, तो दिल्ली में रहने वाले लोगों का जो औसत आयु है ना, वो कम से कम 8 साल घट सकता है माय डियर फ्रेंड। इसमें आगे बताया गया है कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, रवांडा, बुरुंडी और कांगो गणराज्य विश्व के 10 सबसे प्रदूषित देशों में से एक हैं। मतलब 10 सबसे प्रदूषित देशों में से कुछ देश हैं। दक्षिण एशिया में प्रदूषण की बात करें तो बांग्लादेश, भारत, नेपाल और पाकिस्तान दक्षिण एशिया के 4 सर्वाधिक प्रदूषित देश हैं, जहां विश्व की लगभग 1/4 आबादी रहती है। तो वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक 2023 इसके द्वारा जारी किया गया, शिकागो विश्वविद्यालय के द्वारा। और ये जो है यहाँ पे एनालिटिकल अप्रोच के साथ यदि बीपीएससी प्रश्न पूछता है तो पूछ सकता है, ठीक है, प्रीलिम्स में। साथ में ये मेंस एग्जामिनेशन के लिए पॉल्यूशन से संबंधित, प्रदूषण से संबंधित यदि कोई प्रश्न पूछता है तो ये मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां तक आपने समझ लिया। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है कार्बन बजट। काफी इंपॉर्टेंट है, क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर मेंस एग्जामिनेशन ऑल्सो माय डियर फ्रेंड। ध्यान में रखना, एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो ये निर्धारित करती है कि ग्लोबल वार्मिंग को एक निश्चित सीमा के अंदर रखने के लिए मानव जाति को कितना कार्बन एमिशन को कम करना चाहिए, उसका उत्सर्जन कितना कम करना चाहिए। कार्बन बजट उस मात्रा को दर्शाता है कि भविष्य में अधिकतम कितनी CO2 उत्सर्जित की जा सकती है ताकि ग्लोबल वार्मिंग को एक निश्चित तापमान सीमा के भीतर रखा जा सके, जैसे 1.5 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस पूर्व औद्योगिक स्तरों से ऊपर। और इसमें यह भी बताया गया है कि इतना अगर लाना है तो कम से कम इतना जो कंडीशन है, इस कंडीशन में प्री इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एरा में लाने के लिए कम से कम 200 साल लग जाएंगे मानव समाज को माय डियर फ्रेंड, इस स्टेटस में पहुंचने के लिए, ठीक है। तो बने रहिएगा शुरू से लेके लास्ट तक। अगला हमारा टॉपिक है हीट वेव के कारण ओजोन प्रदूषण। देखो आजकल हीट वेव बहुत ही ज्यादा चल रहा है, तो हीट वेव कैसे ओजोन प्रदूषण को बढ़ाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा हीट वेव तथा वायु की गुणवत्ता से संबंधित रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। देखो जब हीट वेव चलता है ना माय डियर फ्रेंड, हीट वेव चलता है तो इन्वायरमेंट काफी स्टैटिक हो जाता है, हवाएं नहीं चलती हैं, काफी स्टैटिक इन्वायरमेंट हो जाता है। जो प्रदूषणकारी तत्व होते हैं ना, प्रदूषणकारी तत्व होते हैं वो निचले वायुमंडल में क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, जो कि काफी हानिकारक स्थिति होती है। और इसी कंडीशन में वातावरण में अधिक ग्रीन हाउस गैसों का कारण बनता है, अधिक कार्बन उत्सर्जन और अल्पकालिक प्रतिक्रियाशील गैसें और ओजोन तथा पार्टिकुलेट मैटर के उत्पादन का भी ये कारण बनते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे हीट वेव के कारण ओजोन का उत्पादन होता है माय डियर फ्रेंड, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, बने रहिएगा। देख लेते हैं इसको। देखो हीट वेव द्वारा ओजोन का निर्माण, फोटोकेमिकल क्रियाएं होती हैं। जब अधिक सूर्याताप प्राप्त होता है तो वातावरण के निचले स्तर में ओजोन सीधे हवा से उत्सर्जित नहीं होती, बल्कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और जो वोलाटाइल VOCs होते हैं ना, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनके बीच क्या होता है, रिएक्शन होता है। और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ना, NOS, ये क्या हो जाता है, ये टूट जाता है, नाइट्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। और ऑक्सीजन के अणु आपस में मिलके क्या बनाते हैं, बहुत ज़्यादा O3 बना लेते हैं। और मैंने अभी बताया था कि हीट वेव के कारण वायुमंडल जो है काफ़ी स्टैटिक हो जाता है,
तो ये क्या होते हैं, ये ओजोन के अणु जो है निचले वायुमंडल में ये सीधे सीधे क्या होते हैं, ट्रैप होके रहते हैं, जिसे क्या होता है, O3 पॉल्यूशन बढ़ता है माय डियर फ्रेंड। हीट वेव आमतौर पर तीव्र सूर्य के प्रकाश और उच्च तापमान के साथ आती है, जो इन फोटोकेमिकल प्रतिक्रियाओं को तेज कर देती है। तो अभी हीट वेव चल भी रहा है और क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और ये ऐसा टॉपिक है ना कि प्री में भी आपको काम देगा, मेंस में भी आपको काम देगा, तो इसे ढंग से समझना। अगला टॉपिक है INS इम्फाल, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट 15B का तीसरा स्टील्थ डिस्ट्रॉयल भारतीय नौसेना को सौंपा गया है, ठीक है। तो स्टील्थ क्या होता है, स्टील्थ मतलब छुप जाना। ये ऐसे हथियार होते हैं, ऐसे वायुयान होते हैं जो इजिली राडार के पकड़ में नहीं आते हैं। एक तरीके से समझिए कि ये इनविजिबल होते हैं, लेकिन ये INS इम्फाल जो है इनको आइडेंटिफाई करके डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है। ये प्रोजेक्ट 15B के तहत इसका निर्माण किया गया है। देखो प्रोजेक्ट 15B में 4 गाइडेड मिसाइल विध्वंसक शामिल हैं, विशाखापत्तनम, मार्मुगांव, इम्फाल और सूरत, ठीक है। हथियारों और सेंसरों की एक प्रभावशाली श्रृंखला, उन्नत स्टील सुविधाओं और उच्च स्वचालन स्तरों के साथ इन विध्वंसकों को दुनिया में सबसे अधिक तकनीकी रूप से उन्नत जहाज माना जाता है। INS इम्फाल इज द पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट 15B। क्या है ये, स्टील्थ डिस्ट्रॉयल भारतीय नौसेना का जहाज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक है राष्ट्रीय हैकथॉन विमर्श। 25 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में पुलिस के लिए 5G प्रौद्योगिकी के उपयोग हेतु राष्ट्रीय हैकथॉन विमर्श 2023 का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सामने आने वाली जो भी चुनौतियां हैं और मुद्दों हैं उनका समाधान करने के लिए उपकरण विकसित करना। राष्ट्रीय हैकथॉन विमर्श 2023 ऑर्गेनाइज ऑन 25 अक्टूबर 2023 इन न्यू दिल्ली, ठीक है। इसको ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। पुलिस सुधार से संबंधित यदि मान लीजिए कोई टॉपिक पूछ देता है मेंस में, उसमें भी आपको ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, और साथ में प्रीलिम्स में तो पूछने की पूरी संभावना है। नैनो पीटीएन इसको बोलते हैं, ये नैनोजाइम है। नैनो पीटीए एक्चुअली एक नैनोजाइम है। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के द्वारा विकसित किया गया है। यह एंजाइम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में औद्योगिक अपशिष्ट जल में मौजूद जो भी जहरीले रसायन होंगे ना, उनको प्रभावशाली ढंग से नष्ट कर सकता है। नैनो पीटीए इज नैनोजाइम डेवलप्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है, ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक है ओसिरिक्स रेक्स। इस मिशन के द्वारा क्षुद्र ग्रह बेन्नु के नमूनों का संग्रहण लेकर एक कैप्सूल था अमेरिका के द्वारा भेजा गया था, वो लौट के आया है। तो ओसिरिक्स रेक्स स्टैंड फॉर ओरिजिन स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन एंड सिक्योरिटी रिगोलिथिक एक्सप्लोरर, ठीक है। ओरिजिन स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन एंड सिक्योरिटी रिगोलिथिक एक्सप्लोरर के रूप में इसे जाना जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो ओसिरिक्स रेक्स क्या है ये आपको पता हो गया। इसके साथ साथ इसमें जो आप स्टैटिक पोर्शन है वो क्षुद्र ग्रह है और दूसरा बेन्नु है। दोनों के बारे में बीपीएससी यदि गेम खेलना चाहे तो पूछ सकता है। क्षुद्र ग्रह आप सबको पता ही है, जब हमारे ग्रह मंडल का निर्माण हो रहा था, ग्रहों का निर्माण हो रहा था, तो क्या है ये चट्टानी पिंड होते हैं एक तरीके के, और ये सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं। तो उसमें से जो छोटे छोटे पिंड बच गए हैं टुकड़े के रूप में, उन्हीं को बोलते हैं एस्ट्रॉयड या क्षुद्र ग्रह। सामान्य ग्रहों की तुलना में आकार में ये छोटे होने के कारण इन्हें लघु ग्रह भी कहा जाता है। क्षुद्र ग्रहों की पट्टी कहाँ कहाँ किन दो ग्रहों के बीच पाई जाती है, मंगल और बृहस्पति के बीच पाई जाती है माय डियर फ्रेंड। तो ये जानकारी हो गई क्षुद्र ग्रहों के बारे में। अब आप देख लो बेन्नु के बारे में। बेन्नु क्या है, एक बी प्रकार का क्षुद्र ग्रह है। तो आप सोच रहे होंगे सर क्षुद्र ग्रह तो पता है, बट व्हाट इज द बी टाइप क्षुद्र ग्रह। तो बी टाइप क्षुद्र ग्रह काफी अनकॉमन होते हैं, और ये कार्बन की उपलब्धता जो है कार्बनस टाइप के होते हैं। यहाँ पे कार्बन की उपलब्धता बहुत ही ज्यादा होती है, तो इसलिए इनको बी टाइप का क्षुद्र ग्रह कहा जाता है बेन्नु को। यह महत्वपूर्ण मात्रा में कार्बन और अन्य खनिज पदार्थों को धारित करता है। यही कारण है कि इस क्षुद्र ग्रह पर आपतित होने वाले प्रकाश का केवल 4% भाग ही परावर्तित हो पाता है। इसकी तुलना में पृथ्वी लगभग 30% और शुक्र ग्रह लगभग 65% प्रकाश को परावर्तित कर
कर देता है, लेकिन बेन्नू जो है मात्र जो आपतित किरण है सूर्य की, इसका 4% ही रिफ्लेक्ट कर पाता है। ठीक है, तो ये रहा बेन्नू के बारे में, क्षुद्र ग्रह के बारे में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है एक्सपोसैट, भारत का प्रथम पोलारिमेट्री मिशन है। ठीक है, एक्सपोसैट ध्यान में रखना, क्योंकि भारत का प्रथम ये पोलारिमेट्री मिशन है, इसलिए क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर 70 बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। भारत का प्रथम, विश्व का दूसरा पोलारिमेट्री मिशन है। पहला किसके द्वारा? ये नासा के द्वारा लॉन्च करा गया था, इमेजिंग एक्सरे पोलारिमेट्री एक्सप्लोरर मिशन। उद्देश्य क्या है इसमें? ये चरम स्थितियों में चमकदार खगोलीय एक्सरे स्रोतों की संपूर्ण गतिकी का अध्ययन करता है, साथ ही आकाशीय पिंडों की प्रकृति और व्यवहार पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। एक ऐसा उपकरण है जिसकी मदद से खगोलविद धूमकेतु से लेकर स्थित आकाशगंगाओं में जैसे खगोलीय पिंडों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। मतलब जो भी धूमकेतु से लेकर दूर तक के जो भी स्थित आकाशगंगाएं में अन्य खगोलीय पिंड हैं, सबके बारे में ये क्या कर सकता है? जानकारी प्राप्त कर सकता है। सोनोबॉयज, सोनोबॉयज क्या है? इट्स अ स्मॉल काइंड ऑफ उपकरण जिसका उपयोग पानी के अंदर ध्वनि का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसमें हाइड्रोफोन लगे होते हैं जो पानी के अंदर ध्वनियों, विशेषकर पनडुब्बियों के द्वारा उत्पन्न किए जाने वाली ध्वनियों का पता लगाने में ये काफी सक्षम है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है पेरोवस्काइट, काफी इंपॉर्टेंट। पेरोवस्काइट कैल्शियम टाइनेटेड का प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक खनिज है। यह कम वजन, उच्च प्रकाशीय चालकता व अवशोषण, उच्च दक्षता और प्रकाश पारंपरिक सिलिकॉन आधारित सेल्स की तुलना में उत्पादन में आसानी है, इसकी विशेषताओं में शामिल है। ठीक है, कम वजन है, ये हाई फोटो इलेक्ट्रिक इसमें कंडक्टिविटी है, इसके साथ साथ ये फोटो मतलब सूर्य की किरणों को बहुत ही ज़्यादा अवशोषित करेगा। तो इसका उपयोग, पेरोवस्काइट का उपयोग जो है हम सौर सेल के निर्माण में जो है इसका यूज काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं। तो सौर पैनल और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में उच्च उपयोगिता, यह इसके जो भी इसके प्रॉपर्टीज हैं, इसकी उच्च उपयोगिता को निर्धारित करते हैं माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है मत्स्य 6000। देखो, मत्स्य 6000 भारतीय वैज्ञानिक प्रोजेक्ट समुद्रयान के तहत मत्स्य 6000 नामक स्वदेशी पनडुब्बी में 3 लोगों को पानी के अंदर 6000 मीटर की गहराई तक भेजने की योजना बना रहे हैं। ठीक है, ये डीप ओशन मिशन का प्रमुख हिस्सा है। इसका उद्देश्य क्या है कि एकदम समुद्र के तली तक जाना, और आपको पता है कि समुद्र के तल में जो है बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे आपको ओर्स वहाँ पे पाए जाते हैं, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे डेवलपमेंट के लिए। जैसे इसका जो मेन टारगेट है निकल, कोबाल्ट, दुर्लभ भूतत्व और मैग्नीज आदि से समृद्ध गहरे समुद्र के खनिज संसाधनों की खोज करना। मत्स्य 6000, समुद्र के 6000 मीटर तक जाना, डी इज द पार्ट ऑफ डीप ओशन मिशन, और लक्ष्य है निकल, कोबाल्ट, दुर्लभ जो भी एलिमेंट होते हैं उनका खोज करना माय डियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है स्पेक्स 2030। ठीक है, WHO की एक वैश्विक पहल है। इसका लक्ष्य है दृष्टि बाधा और दृष्टिहीनता से ग्रस्त सभी लोगों को आंखों की देखभाल एवं उपचार तक पहुंच सुनिश्चित करना। तो स्पेक्स 2030 ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके 2030 नहीं, 17वीं बीपीएससी मेंस के लिए। ठीक है, बायो हैकिंग क्या है? देखो, बायो हैकिंग काफी इंपॉर्टेंट है और मोस्ट प्रोबेबली इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर मेंस एग्जामिनेशन आल्सो एज वेल एज प्री एग्जामिनेशन। ठीक है, बायो हैकिंग से होता क्या है कि लोग आजकल व्यायाम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा, इक्विपमेंट्स के द्वारा अपने सेल्स को रिजुवनेट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बहुत तरीके का योगा वगैरह करते हैं, और इससे क्या होता है अपने उम्र से ये कम दिखते हैं। इसी को बोलते हैं बायो हैकिंग। तो शरीर के श्रेष्ठतम प्रदर्शन के लिए कार्य करने की क्षमता में वृद्धि करने और यहाँ तक कि किसी भी जीवन अवधि को बढ़ाने के लिए उपयोग किए गए अलग अलग तरीकों का वर्णन करने हेतु ये उपयोग किया जाता है। इसमें शामिल है ध्यान एवं व्यायाम आदि के माध्यम से जीवन शैली में बदलाव, विद्युत चुंबकीय स्टिमुलेटर्स का भी उपयोग इसमें किया जाता है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, फिर चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक है जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक शाखा है।
ठीक है। यह एक डीप लर्निंग मॉडल पे आधारित है और ये उच्च गुणवत्ता वाले टेक्स्ट, इमेज या अन्य कंटेंट उत्पन्न कर सकता है। इसमें ऑब्वियस प्री इसको ट्रेनिंग दिया जाता है, इसमें सॉफ्टवेयर इनकोडेड होते हैं और उसके आधार पे आप कोई कमांड दोगे तो ये आपको उस कमांड का जो लास्ट प्रोडक्ट है वो आपको शो ऑफ कर देंगे। ठीक है, जैसे चैट जीपीटी है, ये ओपन एआई का प्लेटफॉर्म है। इसके साथ बार्ड्स जो है ये गूगल का प्लेटफॉर्म है अपना। ये सब क्या है? जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। देखिए, जटिल भाषा को समझने के लिए एडवांस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का इसमें उपयोग किया जाता है। एएनएलपी एक मशीन लर्निंग तकनीक है जो कंप्यूटर को मानव की भाषा की व्याख्या करने, बदलाव करने और समझने की क्षमता प्रदान करता है। तो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये मेंस में भी पूछा जा सकता है शॉर्ट फॉर्म में। जो मतलब शॉर्ट कमेंट्री करने वाले क्वेश्चन होते हैं, टिप्पणी करने वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर प्री एग्जामिनेशन माय डियर फ्रेंड एज वेल एज फॉर मेंस एग्जामिनेशन। एक नाविक है, एक स्वतंत्र स्टैंड अलोन नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है भारत की। ठीक है, आप सबको पता ही होगा, आप सब नाविक से परिचित भी होंगे। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन इसरो के द्वारा विकसित 7 उपग्रहों के समूह के साथ डिजाइन किया गया है। इसका पहला नाम, नाविक से पहले इसका नाम था भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS। भारत सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी उपकरणों में नाविक को अनिवार्य बनाया जाएगा। माय डियर फ्रेंड, वर्तमान समय में वैश्विक नेविगेशन सिस्टम, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, पूछा जा सकता है फैक्चुअल ओरिएंटेशन के साथ। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस किसका है? अमेरिका का है। ग्लोनास किसका है? रसिया का है। और गैलीलियो की बात करें तो ये यूरोपीय संघ का है। बाइडू किसका है? तो चाइना का है। मिलान करने के लिए भी पूछा जा सकता है। जबकि नाविक स्वदेशी हमारा नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन ये सिस्टम है, नेविगेशन सिस्टम है। माय डियर फ्रेंड, ध्यान में रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है और यहां से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है विभिन्न तरीके के एग्जाम में। इधर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन और एनी वनडे एग्जामिनेशन, माय डियर फ्रेंड, वनडे एग्जामिनेशन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न। ठीक है, इसको थोड़ा सा डाउन कर देते हैं। वनेडियम धातु काफी इंपॉर्टेंट है, इसे प्रश्न पूछा जा सकता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने गुजरात में अलंग के पास खंबात की खाड़ी में वनेडियम की खोज की है। यह एक तरीके का दुर्लभ, कठोर, सिल्वरी ग्रे, तन्य और आघात वर्धनीय क्षमता से युक्त ट्रांजिशन धातु है। नीचे कमेंट करके बताओ ट्रांजिशन धातु किसे कहते हैं। इससे मजबूत संरचनात्मक क्षमता वाली जंगरोधी धातु के रूप में भी जाना जाता है। इसकी उपयोगिता क्या है? मुख्यतः लौह एवं इस्पात उद्योग, मोटर वाहन एवं विमान उद्योग, गैर धातु क्रम उद्योग, परमाणु रिएक्टर एवं बैटरी प्रौद्योगिकी में इसका उपयोग किया जाता है। नोट में देखें, काफी कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे तथ्य दिए गए हैं। देखो, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उड़ीसा वैनेडियम भंडार वाले कुछ प्रमुख बड़े राज्य हैं। वैनेडियम का जो सबसे बड़ा भंडार वाला देश है वह चाइना, रशिया और आपका दक्षिण अफ्रीका है। सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता चीन है, जबकि ब्राजील वैनेडियम का सबसे बड़ा निर्यातक है। माय डियर फ्रेंड, क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर प्री एग्जामिनेशन, 70 बीपीएससी प्री एग्जामिनेशन, ध्यान में रखिएगा वैनेडियम धातु के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम। ग्राफीन ऐसा शब्द है जो आप सब इससे परिचित होंगे। ये शब्द आपके लिए नया नहीं है। माइटी अगेन माइटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा केरल के कोच्चि में स्थित भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर इंक्यूबेटर मेकर विलेज में ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। माय डियर फ्रेंड, देखो यहां से भी पूछा जा सकता है। नाक सीधे ना पकड़वा के तिरछा पकड़वाया जा सकता है, ऐसे मुड़ के पकड़वाया जा सकता है कि जो भारत का इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर इंक्यूबेटर मेकर विलेज है किस राज्य में स्थित है? सिचुएटेड इन केरला। ठीक है, उद्देश्य क्या है? ग्राफीन के उत्पादन को बढ़ावा देना, जो देश के तकनीकी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ाएगा। ग्राफीन आप सबको पता होगा कि हेक्सागोनल जाली में व्यवस्थित कार्बन परमाणुओं की एक एकल परत है जो कि एक ट्री डायमेंशनल संरचना बनाती है। इसमें एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ होता है, बहुत ज्यादा मजबूती होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है। थर्मल कंडक्टिविटी एंड मोस्ट कॉमन फीचर हैं इसके। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना ग्राफीन के बारे में। माय डियर फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है
आइंस्टीन क्रॉस ग्रेविटेशनल लेंसिंग की एक विशेष स्थिति है। अब देखो इसको मैं एलोबरेट कर देता हूं। ठीक है, आइंस्टीन क्रॉस में देखो होता क्या है कि मान लीजिए दूर में सिचुएटेड एक आपकी कोई सेलेस्टियल बॉडी है। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए यहां पे कोई बॉडी है जिसका नाम आप रखते हो क्रेका। क्रेका, लेट्स से यू से इट क्रेका। ठीक है, और यहाँ आप प्रेक्षक हो, ऑब्जर्वर हो, आप ये हो माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आप ऐसे नहीं हो बट मैं आपको बता रहा हूँ ये हो। तो ये क्रेका का जो प्रकाश है ना, वो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। यू नो दैट माय डियर फ्रेंड, आप 7वीं 6ठी कक्षा की एनसीईआरटी में व्हाइल प्रिपेयरिंग साइंस फॉर योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑलरेडी पढ़ रखा होगा कि प्रकाश जो है एकदम से सीधी रेखा में गमन करता है। और हियर वी आर टॉकिंग अबाउट आइंस्टाइन क्रॉस, क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर प्री एग्जामिनेशन। कंसेप्ट क्लियरिटी काफी जरूरी है। लेट्स से कि क्रेका एक कैलेस्ट्रियल बॉडी है, आप यहां से इसको देख रहे हो तो प्रकाश क्या आएगी, सीधी रेखा में आनी चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे कोई क्या होती है, गैलेक्सी होती है या कोई अन्य बॉडी होती है, आकाशीय पिंड होता है, इसका गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन क्या होता है माय डियर फ्रेंड, बहुत हाई होता है। और इस ग्रेविटेशन के वजह से ये जो प्रकाश है ये आपको मुड़ा हुआ प्रतीत होगा। दैट इज कॉल्ड आइंस्टाइन क्रॉस माय डियर फ्रेंड। ग्रेविटेशनल लेंसिंग की एक विशेष स्थिति है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग एक परिघटना है जिसके अंतर्गत अधिक दूरी से चमकने वाले प्रकाश को उसके स्रोत और प्रेक्षक दैट मीन्स ऑब्जर्वर के बीच आने वाले किसी पिंड के गुरुत्वाकर्षण के द्वारा मोड़ दिया जाता है और अपनी ओर खींचा जाता है। इस वजह से सुदूर आकाशगंगाएं अधिक उज्जवल प्रतीत होती हैं। जो ये आकाशगंगा होगी ना, ये अधिक उज्जवल प्रतीत होगी, ये वाली जो ग्रेविटेशनल फोर्स के तहत प्रकाश को अपने ओर बेंड करने को क्या कर देती है, मजबूर कर देती है। 2023 में इस परिघटना का अवलोकन किया गया। तो ये आपने पढ़ लिया क्या, आइंस्टाइन क्रॉस के बारे में। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला जो हमारा टॉपिक है जेनो ट्रांसप्लांटेशन के बारे में है माय डियर फ्रेंड। सुअर की किडनी का इंसान में प्रत्यारोपण किया गया। ठीक है, देखो ये हमेशा जो विज्ञान से संबंधित जो नए डेवलपमेंट होते हैं ना, इसमें एथिक्स और इंटीग्रिटी का प्रश्न हमेशा समाहित होता है। तो जेनो ट्रांसप्लांटेशन बहुत पहले मैं 67 बीपीएससी के लिए ही पढ़ाया था फॉर मेंस एग्जामिनेशन, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये 67 68 हो सकता है कि इस बार 70 बीपीएससी मेंस में क्या करे, पूछ दे भैया एवं बहनों। ध्यान में रखना मेरे प्यारे बच्चों, सुअर की किडनी का इंसान में प्रत्यारोपण किया गया है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जेनो ट्रांसप्लांटेशन। अमेरिकी सर्जनों के द्वारा, किसके द्वारा, अमेरिकी सर्जनों के द्वारा। पूछा जाता है कि किसके द्वारा किया गया, तो अमेरिका के द्वारा किया गया। मस्तिष्क जो है इसके द्वारा मस्तिष्क मृत मानव रोगी के शरीर में जेनेटिकली इंजीनियर सुअर की किडनी के सफल प्रत्यारोपण करे गए। जेनो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, किसी पशु के जीवित कोशिकाओं, उत्तकों या अंगों को एक मानव में ट्रांसप्लांट या इम्प्लांट या इन्फ्यूजन किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जेनो ट्रांसप्लांटेशन। बायो इंजीनियरिंग का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है माय डियर फ्रेंड, ध्यान में रखिएगा। लूना 25 मिशन सोयूज रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया, रूस का महत्वाकांक्षी परियोजना था ये। आपको पता है कि इंडिया ने चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला साउथ पोल पे पहला देश बन गया है। तो रसिया भी सोचा कि हम काहे पीछे रहे भैया, तो लूना 25 मिशन के तहत ये सोयूज रॉकेट के द्वारा जो है लॉन्च कर दिया लूना 25 मिशन को। और ये क्या हो गया, अंतरिक्ष यान के नियंत्रण के बाहर हो गया और चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 10 अगस्त 2023 की घटना माय डियर फ्रेंड। पारंपरिक चिकित्सा पर प्रथम विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक सम्मेलन काफी इंपॉर्टेंट है, गुजरात के गांधीनगर में हुआ। कब, 17 से 18 अगस्त 2023 को। आयोजन किसके द्वारा किया गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन प्लस आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा। थीम क्या था, थीमुआ पूछा जा सकता है, सभी के लिए स्वास्थ्य और कल्याण की ओर। ठीक है, तो आई होप कि आपने सारी चीजें समझ ली। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी सिलेक्टिव अप्रोच के साथ मैंने इस सबको उठाया है जो आपके प्री एज वेल एज फॉर मेंस एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। निराक्षी अपनी तरह का प्रथम ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल है। इससे क्या किया जाएगा, इससे किया जाएगा खदान का पता। विकास कोलकाता
स्थित युद्धपोत निर्माता गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड प्लस एमएसएमई इकाई है एरोस्पेस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा करा गया है। तो निराक्षी क्या है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न एराइज हो सकता है आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। अति चालकता, सुपर कंडक्टिविटी, आप सबको पता है कि यहाँ पे प्रतिरोधकता जो है काफी कम हो जाती है किसी पदार्थ की, और इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पूरा पास आउट कर देता है। इस स्थिति को बोलते हैं अति चालकता। जब किसी मटेरियल को क्रांतिक चाप से नीचे ठंडा किया जाता है तो उसका प्रतिरोध जो है वह पूर्ण रूप से 0 हो जाता है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। और ये प्रतिरोधकता प्रदर्शित, मतलब 0 प्रतिरोधकता प्रदर्शित करते हैं, और इस गुण को सुपर कंडक्टिविटी कहा जाता है, ठीक है। तो आपने अति चालकता के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा टॉपिक है माया ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप बाय रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय के द्वारा रक्षा के साथ साथ महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर बढ़ते साइबर और मलवेयर हमलों के मद्देनजर इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटरों में माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को एक नवीन और स्वदेशी रूप से विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम माया के साथ बदलने का निर्णय लिया गया है। ये क्या करेगा, एंड पॉइंट डिटेक्शन करेगा कि कहां से भैया प्रॉब्लम आया है, और उसके तहत ये क्या करेगा, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। माया, माया मोह माया है सब ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ध्यान में रखना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। और इस बार गोइंग टू आस्क इन 70 बीपीएससी एग्जामिनेशन, और कंपटीशन काफी टफ होने वाला है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि लगभग 1000 प्लस वैकेंसी आएगी। ध्यान में रखना, सीएम के द्वारा अनाउंस किया जा चुका है कि काफी ज्यादा रोजगार के अवसर क्रिएट किए जाएंगे, सरकारी विभागों के द्वारा जो खाली पद हैं वो भरे जाएंगे। तो आप ध्यान में रखना, ये सीट ध्यान में रखना। और अब जो है निंद्रा त्यागने का समय है, आलस्य और प्रमाद त्यागने का समय है, और अपनी कुर्सी की पेटी बांधने का समय है। माय डियर फ्रेंड, अगेन आई वुड लाइक टू suggest you, if you want to be the paid member of our this प्रयास, then you can call and WhatsApp on 97 170 58 805, ठीक है। या एक और नंबर है 98 10 63 88 05, मात्र 251 रुपया चार्ज है। ऑनलाइन, सारी चीजें ऑनलाइन है, ऑफलाइन की व्यवस्था नहीं है। ऑनलाइन यू विल गेट वीडियो लेक्चर फ्री ऑन यूट्यूब चैनल एंड पीडीएफ इन पेड ग्रुप, माय डियर फ्रेंड, पेड टेलीग्राम ग्रुप। प्रथम 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा बंगलुरु के कैम्ब्रिज लेआउट में भारत के प्रथम 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया गया। लार्नर्स एंड ट्रूबो लिमिटेड आईआईटी मद्रास के तकनीकी सहयोग से निर्मित है। 3D प्रिंटिंग का है, देखो लेयर बाय लेयर ये प्रिंटिंग करी जाती है 3 डायमेंशनल रूप में, अल्सो नोन एज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। 3D प्रिंटिंग का दूसरा नाम क्या है भैया, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है। ऐसी प्रक्रिया जो परत दर परत 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए कंप्यूटर जनरेटेड डिजाइन का उपयोग करती है। 3D प्रिंटिंग का आविष्कार 1980 के दशक में चार्ल्स डब्ल्यू हल के द्वारा किया गया था माय डियर फ्रेंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये प्रथम वाला ना पूछा जा सकता है, प्रथम 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, ठीक है। तो आप इसे क्या करना, ध्यान में रखना, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। भारत 6G अलायंस P6GA अब देखो, भारत 6G अलायंस एक सहयोगी मंच है। इसमें सार्वजनिक और निजी भागीदारी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, क्षेत्र की कंपनियां, शिक्षाविद, अनुसंधान संस्थान और मानव विकास संगठन का है शामिल है। अब उद्देश्य क्या है, कोई भी प्रयास किया जाता है ऑर्गेनाइज रूप से तो एक अल्टीमेट गोल को अचीव करने के लिए किया जाता है। तो व्हाट इज द उद्देश्य, भारत को किफायती 5G व 6G तथा अन्य भावी दूरसंचार समाधानों से संबंध, बौद्धिक संपदा उत्पादों और समाधानों का अग्रणी वैश्विक आपूर्तिकर्ता बनाना, माय डियर फ्रेंड, सप्लायर बनाना। 6G नेटवर्क 5G की अगली पीढ़ी है। हाई फ्रीक्वेंसी 95 गीगाहर्ट्ज से 3 टेरा गीगाहर्ट्ज का उपयोग ये करती है। कम लेटेंसी होती है, लगभग 1 मिली सेकेंड वाली प्रौद्योगिकी है, कम लेटेंसी वाली प्रौद्योगिकी। और ये लेटेंसी कितने की हो सकती है, 1 मिली सेकेंड के बराबर हो सकती है।
Now let's move on the next topic. This is Chandrayaan 3 mission. फेवरेट टॉपिक, और मैंने बताया था 69 बीपीएससी मेंस में पूछा था, पूरा डिटेल एनालिसिस मैंने प्रोवाइड कराया था फ्री ऑफ कॉस्ट, तो पूछा था। जो लोग भी हमसे जुड़े थे, जुड़ के उनका प्रिपरेशन जो है अप टू मार्क हुआ और अच्छा एग्जाम भी गया। चंद्रयान 3 मिशन 14 जुलाई 2023 को लॉन्च श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो के द्वारा। लॉन्च व्हीकल क्या था? मार्क 3 LVM मार्क 3, ठीक है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 ये नाम था। तो पूछा जा सकता है चंद्रयान 3 मिशन, देखो एक ही इस लाइन से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कब लॉन्च हुआ था, किस कहां से हुआ था, और किस जो लॉन्च व्हीकल था उसका नाम पूछा जा सकता है। माफ कीजिएगा, LVM 3, ठीक है। उद्देश्य क्या है? चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना, रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना, यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास की सतह पर 23 अगस्त 2023 को ये लगभग 6 बजे के आसपास सफलतापूर्वक उतरा था। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला और चंद्रमा पर उतारने वाला चौथा देश बन गया। अन्य देश हैं अमेरिका, चाइना और रसिया। सॉफ्ट लैंडिंग के मामले में भारत प्रथम स्थान पे है। सॉफ्ट लैंडिंग माय डियर फ्रेंड ऑन साउथ पोल ऑफ मून इंडिया जो है प्रथम स्थान पे है। इंडिया फर्स्ट, ठीक है माय डियर फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है? हमारा अगला टॉपिक है, अरे चलो भैया कहाँ गुस्सा आ गए हो। तो ये था टोटल टॉपिक, अब अगला टॉपिक नहीं है इस एपिसोड में। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे एपिसोड। तो आई होप कि आपने देखा, इसमें अगस्त 2023 से अक्टूबर 2023 तक के हाईली चूजी होके मैंने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक रिलेटेड विद साइंस एंड टेक इसमें प्रोवाइड कराया है। सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कोई भी इसमें ये नहीं है कि कंटेंट बढ़ाने के लिए या इसकी और रिलेवेंट चीज़ों को भी इसमें शामिल किया गया है। इसमें आपने करंट भी सीखा और उससे संबंधित स्टैटिक टॉपिक को भी आपने कवर किया। तो आज का एपिसोड में यहीं तक था। इसके साथ PDF नोट्स जो है, जो लोग भी पेड मेंबर बने हुए हैं, ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा वीडियो रिलीज होने के बाद। तो पहले वीडियो लेक्चर जरूर देखो। वीडियो लेक्चर के थ्रू जब डिस्कशन किया जाता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में फीड हो जाती हैं, और फीड होने के बाद आपको क्या करना है, सीधे PDF नोट से उसका रिवीजन कर लेना है, ठीक है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।